हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ एफडीआई पॉलिसी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट का कॉमर्स 08 जिसका कोड है उसका यूनिट 1 का पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। एफडीआई इन इंडिया इज़ अ मेजर मॉनेटरी सोर्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। Foreign companies invest directly in the fast growing private Indian business to take the benefit of the cheaper wages and charging the business environment of India। तो इंडिया में एफडीआई एक मतलब आप देखोगे तो बहुत ही मेजर सोर्स है इंडिया में बिजनेस बढ़ाने का। ठीक है, बहुत सारे एफडीआई इंडिया में अट्रैक्ट होते हैं। उसके पीछे मेन कारण क्या है कि हमारे यहाँ सस्ते लोग मिल जाते हैं, मतलब चीपर वेजेस पे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं काम करने के लिए। और हमारे यहाँ अभी डेवलपिंग नेशन है तो यहाँ पे प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लोग चीज़ों को ट्राई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है, आराम से बिजनेस चल जाता है। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन द इंडिया इन द वेक ऑफ 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द सिंस देन द एफडीआई हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन इंडिया। तो 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में हुआ था तो उसी समय हम लोग ने अपने कंट्री को ग्लोबलाइज किया था। उस समय से एफडीआई हमारे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और उसके वजह से हमारे कंट्री का काफ़ी फ़ायदा हुआ और करीब 1 करोड़ लोगों को जॉब मिली एफडीआई के इन्वेस्टमेंट से। According to the Financial Times in 2015, India overlooked China and the United States as a top destination for the foreign direct investment। तो अब हम इस लायक हो गए हैं कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को मतलब एज अ देखें कि टॉप डेस्टिनेशन, कि वैसा हमको अचीव करना है कि लोग हमारे यहाँ और पैसे आके इन्वेस्ट करें। In the first half of the 2015, India attract investment of 31 billion compared to 28 billion and 27 billion of China and US। तो मतलब अगर आप 2015 की बात करें तो इंडिया टॉप पे था एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब जो हमारे चाइना थे उसने 28 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया अपनी कंट्री में और यूएस ने 27 का कराया और इंडिया ने जो कराया वो 31 बिलियन का कराया। तो 2015 में इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर आप बात करोगे एफडीआई को लेके, बहुत सारे एफडीआई यहाँ पे आने को अट्रैक्ट हुए। On 17 April 2020, India's charge change in the foreign direct investment policy to protect the Indian companies for optimistic takeovers, acquisition of Indian company due to the current COVID-19 pandemic, according to the departments of the promotion of industry and trade, internal trade. While the new FDI policy does not restrict the market, the policy ensured that FDI will now be under the scrutiny of मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी जो सिचुएशन एकदम लेटेस्ट सिचुएशन जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 17 अप्रैल 2020 की बात करेंगे क्योंकि देखिए नेट में हमेशा अपडेटेड चीज़ें आती हैं। तो 17 अप्रैल 2020 में जो ये कोविड-19 की जो प्रॉब्लम आ रही है और इसके साथ साथ जो हमारी एफडीआई है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई है इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे। तो इसीलिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बदले गए हैं इंडिया के थ्रू एफडीआईज़ के लिए। तो अभी भी एफडीआई आ सकते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके में कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्कूटनी बढ़ गई है, थोड़ी सी चेकिंग बढ़ गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। ठीक है, ताकि हमारे इंडियन जो लोग हैं, मतलब जो भी इंडियन बिजनेसमैन है वो भी सरवाइव कर सकें। ठीक है, खाली एफडीआई सरवाइव ना करे। तो नेक्स्ट आते हैं, देयर आर द टू रूट्स बाय विच द इंडिया गेट एफडीआई। तो एफडीआई हमारे यहाँ दो रूट से आते हैं। पहला है ऑटोमेटिक रूट। बाय दिस रूट एफडीआई इज अलाउड विदाउट प्रायर अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला तो हमारा हो गया ऑटोमेटिक रूट। यहाँ पे क्या है कि एफडीआई अलाउ मतलब
यहाँ पे एफडीआई आने से पहले उसे गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डायरेक्टली आके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और दूसरा रूट जो है वो है गवर्नमेंट रूट। इसमें क्या है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नीडेड वाया दिस रूट। The application need to be made through the Foreign Investment Facilitation Portal, which will facilitate single window clearance of FDI application under the approval route। तो मतलब अगर आप गवर्नमेंट रूट से आ रहे हो, अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल से आपको पहले वहाँ पे अपने डिटेल्स डालने पड़ेंगे और फिर वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा, तब आप एज अ एफडीआई इंडिया में एंटर कर सकते हो। दिस एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स which will act an application as per as standard operating procedure। Foreign Investment Promotion Board, which have been responsible agency to oversee this route, may abolish on May 27, 2017. It held in the last meeting on the 17 April, which was the 245 meeting of the board on 24th May 2017। Foreign Investment Promotion Board was scrapped by the Union Government। तो अब जो हमारा एक पुराना बोर्ड था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसको हटा दिया गया। उसका लास्ट जो डेट था 24 2017 को उसको एबॉलिश कर दिया गया और उसकी लास्ट मीटिंग 17 अप्रैल को हुई थी, जिसको हम लोग 245 मीटिंग भी कहते हैं। मतलब उसकी 245वीं मीटिंग थी और उसको इसमें यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। ऑन 24 मई 2017 फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड वॉज स्क्रैप्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने उसको स्क्रैप कर दिया। हेयरफॉर द वर्क रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एफडीआई एंड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट देयर ऑन अंडर द एक्सटेंड एफडीआई पॉलिसी एंड फेमा shall be handed by the concerned minister department in the consultation with the डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड द इंटरनल ट्रेड। तो मतलब उनकी जो भी जिम्मेदारी थी, जो वो अप्रूवल दिया करते थे एफडीआई को, वो ट्रांसफ़र कर दी गई किसके पास, डीपीआईआईटी के पास। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स which also issue the standard operating procedure for processing the application। तो दो लोगों के पास ट्रांसफ़र की गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, DPIIT और SOP। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा कि इनके पास ट्रांसफ़र कर दी गई सारी पावर। किसकी पावर ट्रांसफ़र कर दी गई, जो पुराना बोर्ड था जिसको हम बोलते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, तो इनकी पावर डीपीआईआईटी और एसओपी के पास ट्रांसफ़र कर दी गई कि अब ये लोग एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे और जो एफडीआई आएगी, इनके अप्रूवल के बाद एफडीआई इंडिया में आएगी। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अमेंडेड एफडीआई पॉलिसी टू इंक्रीज द एफडीआई इनफ्लो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हमारे इंडिया में आए। तो उसके इनफ्लो को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इन 2014 द गवर्नमेंट इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपर लिमिट टू 26 to 49। तो पहले का जो लिमिट था कि जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे एज ए एफडीआई, तो 29% ही इन्वेस्ट करेंगे, बाकी इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो लोग थोड़ा कतराते थे इंडिया में आने से कि अरे यार 29% इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारा पावर तो इंडियंस के पास ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हटा के अब 49% दे दिया गया, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उनका ज़्यादा हो गया। इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ये इंश्योरेंस सेक्टर की कहानी है। इन इट ऑल्सो लॉन्च मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन सितंबर 2014 अंडर विच द एफडीआई पॉलिसीज ऑफ 25 सेक्टर वॉज लिबराइज फर्दर एज फर्दर। मतलब जो पॉलिसी लॉन्च की गई थी मेक इन इंडिया, उसमें 25 नए सेक्टर में एफडीआई लाने की प्लानिंग की गई। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में एफडीआई आए, तो ताकि हमारे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करे। एज ऑफ अप्रैल 2015 एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया इंक्रीज बाय 48%। जो हमने में प्लानिंग की थी 25 सेक्टर्स में एफडीआई लाने की, तो इंडिया में फ़ायदा क्या हुआ कि एफडीआई आई
और 48% का इंक्रीज़ हमको दिखाई दिया एफडीआई में, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम आने की वजह से। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने 48% हमारे एफडीआई को इंक्रीज़ कर दिया। इंडिया वॉज रैंकिंग इन द 15th in the world in 2013 in terms of FDI inflow. It rose to the 9th position in 2014, while in 2015 India became the top destination of the foreign direct investment. तो सबसे पहले जब इंडिया 2013 में 15वें पोजीशन पे था एफडीआई को लेके, उसके बाद 2014 में ग्रोथ हुआ, 9th पोजीशन पे आया, और 2015 में एकदम टॉप पोजीशन पे आ गया कि अब हर लोग चाहते थे कि चलो इंडिया में ही इन्वेस्ट करें। तो इंडिया became the top destination of the foreign direct investment. The Department of Promoting of Industry and Internal Trade and Invest India has developed the India Investment Grid, which provides a pan-India database of the project from the Indian promoters for promoting and facilitating foreign investment. तो इन्होंने ये ब्रांच बनाया गया था, जो अलग से ये ग्रुप बनाया गया था, बोर्ड जिसको कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे हमारे इंडिया में बहुत सारे एफडीआई को अट्रैक्ट किया और बहुत सारी एफडीआई हमारे इंडिया में आई 2015 में। ड्यूरिंग 2014 to 16 इंडिया रिसीव मोस्ट एफडीआईज। अब देखते हैं कैसे कैसे एफडीआईज आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, पूरा डिटेल डेटा में। फॉर मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान एंड द यूएस। On 25 September 2014, Government of India launches Make in India initiative, in which the policies statement 25 sector which release with the relaxed norms on each sector. Following are the some major sector of the foreign direct investment. तो मतलब जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो इसीलिए लॉन्च किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया जाए, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। 25 सेक्टर्स में एफडीआई लाने का प्लानिंग था, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मेजर सेक्टर जहाँ पे हमारा बहुत अच्छा काम हुआ, और इंडिया ने मतलब बहुत सारे टैरिफ्स हटा दिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हमारी कंट्री में आए। तो पहला आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था, 10% of India GDP is based on the construction activities. Indian government has invested 1 trillion on the infrastructure from 2012 to 2017. 40% of this 1 trillion had been funded by the private sector, and 100% FDI under the automatic route is permitted in the construction sector for the cities and ownership. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो 10% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, तो इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 100% दे दिया गया एफडीआई को कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप आइए, इन्वेस्ट करिए, 100% के मालिक बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे किसी भी इंडियन कंपनी से कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है फॉरेन कंट्रीज़ के कंपनीज़ का कि चलो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हम खुद के मालिक रहेंगे, हमें जो डिसीज़न लेना होगा अपने हिसाब से लेंगे। तो ये बहुत ही मेजर डिसीज़न लिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कि 100% एफडीआई ओपन कर दिया गया। उसके बाद आते हैं ऑटोमेटिव। एफडीआई ऑटोमेटिव सेक्टर वॉज इंक्रीज बाय 89% बिटवीन द अप्रैल 14 to February 2017, एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीकल इन द वर्ल्ड विथ 25.5 million vehicle annually. 100% FDI is permitted in this sector, which is via automatic route. ऑटोमोबाइल शेयर 7% ऑफ द इंडिया जीडीपी। तो 7% है इंडिया के जीडीपी में ऑटोमोबाइल्स का। यहाँ पे भी 100% एफडीआई को कह दिया गया कि आइए इन्वेस्ट करिए और आप खुद के मालिक बनिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा डिसीज़न रहा, जिसके वजह से बहुत सारे एफडीआई अट्रैक्ट हुए ऑटोमेटिव सेक्टर में आने के लिए। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल। इंडिया फार्मास्यूटिकल मार्केट इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम एंड 13 लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ द वैल्यू। तो इंडिया फार्मा इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2015 to 2020. 74% एफडीआई इज़ परमिटेड इन दिस सेक्टर। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है इंडिया का बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है।
इसका एक अच्छा रैंकिंग है, 13 लार्जेस्ट में आता है। ठीक है, तो इसमें जो अलाउ किया गया 74% एफडीआई अलाउ किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फार्मास्यूटिकल में भी आए और हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी ग्रोथ हो। नेक्स्ट आते हैं सर्विस सेक्टर के लिए। एफडीआई इन द सर्विस सेक्टर वॉज इंक्रीज टू 46% इन द 2014-15। It in the US 1.88 billion dollars in 2017. Service sector includes banking, insurance, outsourcing, research and development, courier technologies, testing. FDI limits in the insurance sector was raised from 26 to 49। तो यहाँ पे बाकी सेक्टर में तो 46 कर दिया गया सर्विस सेक्टर में, लेकिन इंश्योरेंस में और बढ़ा के 49 कर दिया गया कि ठीक है, आइए आप अपने अपने सर्विस सेक्टर की कंपनी यहाँ पे खोलिए, आपको 46% तक का आपके पास पावर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं रेलवे। 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट in the most of the area of the railway other than the operation like high speed train, railway electrification, passenger terminal, mass rapid transportation system, etc. Mumbai Hyderabad high speed corridor project is the single largest railway project in the India, out of which CSTM prevails subdense corridor. Foreign investment more than 90,000 crore इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस प्रोजेक्ट सो फार। तो रेलवे के लिए भी एफडीआई पूरा खोल दिया गया 100% कि आइए हमारा रेलवे भी डेवलप करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंट्री इसीलिए कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आए। ठीक है, तो देखिए खाली इंडियन गवर्नमेंट चाहे कि अपने आप से ढेर सारी कंपनीज ओपन कर ले तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सारी कंट्रीज ऐसा करती हैं, वो एफडीआईज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग ऐसे रूल्स निकालती हैं ताकि एफडीआई वहाँ पे जाए और इन्वेस्ट करें, ताकि उनका कंट्री ग्रो करे। और केमिकल इंडस्ट्री में क्या किया, केमिकल इंडस्ट्री में भी 100% एफडीआई ले आए। ठीक है, इट अलाउ द केमिकल सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिव रूट एक्सपेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन इन ऑल द केमिकल इज़ द डी लाइसेंसिंग। और डी लाइसेंसिंग कर दिया कि चलो लाइसेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोडक्शन करो। ठीक है, लाइसेंसिंग टेक्निक थोड़ी इजी कर दी ताकि एफडीआई को प्रॉब्लम ना हो और वो 100% इन्वेस्ट करें केमिकल में। उसके बाद टेक्सटाइल में क्या हुआ, टेक्सटाइल में भी 100% एफडीआई ले आए और टेक्सटाइल भी काफ़ी इंक्रीज़ किया, 91% तक इंक्रीज़ किया। तो ये सब जो परसेंटेज है इसको आप थोड़ा याद रखिएगा कि 100% किस में लाया गया है। उसके बाद एयरलाइंस में भी और जो कि ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, ये सारा कुछ इसमें भी 100% परमिट कर दिया गया एफडीआई को। ये सारा कुछ किया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआईज़ को अट्रैक्ट किया जाए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारे मेजर सेक्टर्स के नाम प्लस इसके परसेंटेज आप नोट्स बना के याद कर लीजिएगा कि ये जो मेजर सेक्टर हैं कौन कौन से 100% वाले हैं, कौन सबसे मैक्सिमम एफडीआई कहाँ पे आए हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन अच्छे अराइज होंगे नेट में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू।